कुछ लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, लेकिन अब मुझे तो मान लीजिए पहले से ही है, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। क्योंकि बाद में अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कंट्रोल किए रहिए। करती हूँ और मेरे पास एक डब्बा है, उसमें ना मैं परमानेंट किशमिश और काजू ये 2 चीजें भर के रखती हूँ। कभी क्रेविंग होती है ना किसी चीज के लिए। ये देखिए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवांगी अनुराग की दुनिया में। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गए हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ये जो ब्लॉग है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको काफी सारी जानकारियां मिलेंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और सावधानियां कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे साथ है वो किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। जो मैं फेस कर रही हूँ वो कोई फेस ना करे, लेकिन जो मेरे साथ है वो तो है ही। तो आप लोगों को एक एक करके और एक एक टॉपिक पे बताऊंगी कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना देती हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। और हम लोग यही दुआ करते हैं भगवान से कि ये प्रॉब्लम किसी को भी ना हो, क्योंकि इनको जितना झेलना पड़ता है ना वो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन शायद आप लोग ना समझ पाए। और आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो आज हम लोग उसी प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे इनके, कि आखिर में इनको ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको आप लोग सुन के, ठीक है, देख के, समझ के आप लोग अपने लिए, ठीक है, अपने आप को केयर कर सकते हो। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम्स के साथ साथ केयर भी बताऊंगी कि उसके लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए, और मैं खुद कर रही हूँ वो सारी केयर्स। और आप लोग सोचो कि ये हाथ में क्या ले रखी है। तो सबसे पहले तो ये मेरे हाथ में जो है वो इंसुलिन है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि मुझे डायबिटीज है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो प्लेसेंटा होता है ना वो कुछ ऐसे रिलीज करता है हार्मोन्स वगैरह, जो इंसुलिन का इफेक्ट होता है ना उसको कम कर देता है। तो कुछ लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, लेकिन अब मुझे तो मान लीजिए पहले से ही है, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। क्योंकि बाद में अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कंट्रोल किए रहिए, लेकिन पहले से होने का मतलब है HbA1c आपका हाई है, हाई रहेगा। तो सबसे पहले तो HbA1c मेरा HbA1c 8 था। 8 था, सोचिए। हालांकि पहले से ही डॉक्टर कह रखे थे कि जब भी बेबी प्लान करना हो तो आप इंसुलिन पे आ जाइएगा, लेकिन हमने प्लान नहीं किया था। और जब कंसीव हुआ है तो 8 पॉइंट था मेरा HbA1c, टेस्ट कराया था। लेकिन नॉर्मल इसकी रेंज होनी चाहिए 6 पॉइंट से कम। जब प्रेगनेंसी कंसीव करना हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो जो HbA1c है वो 6 पॉइंट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तभी आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद भी HbA1c के बाद भी जो मतलब खाने के बाद शुगर है उसकी आप नॉर्मल रेंज रखिए तो एक हेल्दी बेबी होगा, वरना प्रॉब्लम्स तो है ही साथ में, समझ लीजिए। और मेरे साथ तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है। और ये डॉक्टर की फाइल देखिए आपको ये पूरी फाइल कितनी मोटी, अभी देखिए लेयर इसकी बन चुकी है, पूरा पेज, जबकि अभी कम टाइम हुआ है, अभी कम टाइम हुआ है। और ये सारी दवाइयां इनको चल रही हैं, सब कुछ आपको, तो ये पूरा समझिए कि ये आधी नॉलेज इनको हो चुकी है सब कुछ की। और देखिए कि मैं शुगर का चार्ट बनाते बनाते मुझे कितना टाइम हो गया है। हाँ, शुगर का चार्ट दिखा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और शुगर का चार्ट बनाते बनाते 3 पेपर फिल हो चुके हैं। पर डे कम से कम 4 से 5 बार शुगर चेक करना है, ठीक है, और उतना ही आपको इंसुलिन भी लेना है इनको। तो सोचिए कि दिन भर में कम से कम मैं 9 बार मुझे अपने आप को खुद सुई लगाना पड़ता है। सोचिए, 4 बार शुगर चेक करने के लिए और 5 बार इंसुलिन। ये देखिए, ये इंसुलिन जो है इनकी, ये हमेशा ये खाली पेट लेते हैं, यानी कि सुबह लेंगी एक बार और उसके बाद रात में लेंगी। और ये है, अगर ये लेने के बाद भी अगर ये बढ़ा आता है तो उसके बाद ये वाले इंसुलिन को लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये वाली तब लेती हूँ जब खाने के बाद भी शुगर बढ़ जाता है, 140 से ऊपर रहेगा तो कभी कभी कम हो सकता है लेना, लेकिन कभी कभी इंसुलिन तो 5 ही बार लगनी है, पर जो सुइयां है ना वो ज्यादा बार वो लेती हूँ। कभी लगता नहीं है, क्योंकि कभी पता चला निडल अंदर चली गई
और फिर दवा अंदर नहीं जाती है, फिर निकाल के दूसरी जगह लगाना पड़ता है। कभी कभी इतना पेनफुल हो जाता है कि आधी नीडल अंदर गई है, वापस बाहर खींचना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और किस किस को डायबिटीज है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग क्या क्या सावधानियां रख रहे हैं। मेरे साथ क्या है कि खाने पे भी कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कोई कितना कंट्रोल करेगा। और खाना भी जरूरी है प्रेगनेंसी में। जब हमें 2 लोगों के चाहिए तो फिर खाना भी जरूरी होता है भाई। न्यूट्रिशन माँ को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। तो इंसान ज्यादा कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, बहुत कम कर पाएगा। और जब खाएंगे तो शुगर भी बढ़ना ही है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शुगर कम नहीं किया जा सकता, और आप शुगर डाउन करने के लिए खाने को कम मत कीजिए। वो केवल एक ही तरीका है कि सिर्फ इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन की डोज बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे इंसुलिन बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो इसका ही मैं इंसुलिन रेगुलर लेती हूँ, खाने पे अच्छा कंट्रोल रखती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, जैसे बादाम वगैरह और अंजीर, किशमिश, ये आप ले सकती हैं। और उसके बाद मतलब कुछ ऐसा जैसे कि आप मट्ठा, छाछ, ये थोड़ा हैवी होता है, पेट को फुल रखता है। बहुत लोग होते हैं ना जो प्रेगनेंसी में सोचते हैं कि क्या खाएं, डाइट ही उनको नहीं समझ में आती है क्या खाना है। तो मैं अपनी बता रही हूँ मैं क्या क्या खाती हूँ। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठती हूँ, खाली पेट वाला शुगर चेक करते हैं। फिर उसके बाद नाइट में सोक किया हुआ बादाम, किशमिश, छुआरा, ये चीजें, और अखरोट भी, अगर अखरोट है तो अखरोट भी, ये सोक करके आप सबसे पहले खाइए। मैं तो यही खाती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता बनता है। तो नाश्ते में अगर ब्राउन ब्रेड है तो ब्राउन ब्रेड, दूध ले लेती हूँ, दूध रोटी खा लेती हूँ, या मूंग दाल का चीला खा लेती हूँ, रवे का चीला खा लेती हूँ, या फिर 2 ब्राउन ब्रेड, एप्पल, दूध, ये खा लेती हूँ, या दूध रोटी। हाँ, दूध रोटी खा लेती हूँ। और क्या खाते हैं बस नाश्ते में? हाँ, कभी कभी नाश्ते एग में इतना, हाँ कभी कभी एग खा लेती हैं। कभी क्या कहते हैं, एग और ब्रेड का ऑमलेट बना के खा लेती हूँ चटनी के साथ, टेस्टी। इनसे क्या होगा, आपका शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और याद रखिएगा, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जब जब ये एग खाती है ना, इनका शुगर कम ही आता है। तो आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मतलब नाश्ते में इतनी सारी चीजें लेती हूँ। और अगर कभी इनका छुट्टी रहता है जॉब से तो उस दिन कुछ चेंज भी हो जाता है। हाँ। हल्का फुल्का, जैसे कि मतलब कुछ भी ले लेती हूँ हल्का सा, जैसे ब्रेड मट्ठा। हाँ, जैसे मट्ठा, छाछ और ब्रेड मक्खन, ये भी हो जाता है। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करना रहता है मुझे शुगर। फिर उसके 2 घंटे बाद में 1 घंटे और रेस्ट करती हूँ। उसके बाद कुछ भी छोटा मोटा, जैसे कि एक सेब खा लिया, संतरा खा लेती हूँ, या अनार खा लेती हूँ। मतलब फ्रूट्स कंज्यूम करती हैं ये? फ्रूट ले लेती हूँ कोई भी। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम से रेस्ट करती हूँ। और मेरे पास एक डब्बा है, उसमें ना मैं परमानेंट किशमिश और काजू, ये 2 चीजें भर के रखती हूँ। कभी क्रेविंग होती है ना किसी चीज के लिए, ये देखिए ये डब्बा। हाँ, कभी मुझे मीठे की क्रेविंग होती है या फिर किसी चीज के लिए क्रेविंग होती है, पर क्या खाऊं, अगर तुरंत खा लूंगी शुगर बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं ये काजू और किशमिश इनके पास परमानेंट रहता है, तो ये खा लेती हैं। ठीक है, मैं अपने साथ परमानेंट रखती हूँ। हाँ। फिर उसके बाद दोपहर में पूरा मैं दाल, सब्जी, रोटी, कभी मन किया तो बहुत कम चावल, वरना चावल नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, चावल खाऊंगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ के भी आता है, ये तो कंफर्म रहता है कि अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चावल बहुत कम, वरना दाल, सब्जी, रोटी। और अभी जैसे कभी दाल नहीं रहती है तो दही खा लेती हूँ और 2 रोटी खाती हूँ मान लीजिए। वैसे तो कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी चाहिए, पर मैं मल्टीग्रेन की नहीं खाती हूँ। नहीं, मल्टीग्रेन की हम लोगों ने इनको खिलाया हुआ है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं आता जितना मल्टीग्रेन में आता है। मैंने मल्टीग्रेन रोटी खा के देखी है, और बेसन की रोटी, बेसन की, मक्के की, और हाँ, मक्के की रोटी खा के देखी है। लेकिन मुझे तो कोई फर्क ही नहीं समझ में आया है। बस 5-10 पॉइंट का इधर उधर होता है, बस ज्यादा नहीं होता। वो भी कभी कभी नहीं समझ में आता है। हाँ। तो फिर मैं शांति से चुपचाप गेहूं की रोटी खाती हूँ। फिर उसके बाद जब शाम होती है तो शाम ये शुगर, दोपहर का खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद फिर शुगर चेक करते हैं। फिर 1 घंटे 1.5 घंटे रेस्ट करते हैं।
अगर बढ़ा आता है तो फिर ये इंसुलिन लेती हैं। हाँ, इंसुलिन लेते हैं। जब याद रखिएगा, बढ़ के जब 140 से ऊपर जाएगा तो वो सेकंड वाली जो इंसुलिन है वो इनको लेना ही पड़ेगा। प्रेगनेंसी में क्या है ना कि जो खाली पेट हम लोग शुगर चेक करते हैं वो आना चाहिए 90 से कम। और जो खाने के बाद ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इसके बाद अगर शुगर चेक करते हैं तो हम लोग का आना चाहिए 120 से कम। लेकिन हाँ, ये है कि अगर 140 आता है तो 140 पे इंसुलिन नहीं लिया जाता है। अगर 140 तक आया है, 140 से ऊपर है तो फिर इंसुलिन लेना पड़ता है। उससे कम है तो ठीक है, 15 मिनट में वो 120 कवर कर लेता है तो इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना डाउन चला जाएगा। तो उसके बाद में अब जब HbA1c 8 पॉइंट था तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल होने में भी बहुत टाइम लगता है। और इतने 3 महीने से मैं लगातार कर रही थी शुगर चेक, बराबर मेरा खाने के बाद बढ़ के आता था। अब जाके 4th महीने में मेरा कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि HbA1c अब डाउन हो चुका होगा। फिर शाम हो जाती है तो शाम को जैसे चाय, पोहा, मूंगफली दाना रोस्ट कर लेती हूँ या मखाना फ्राई कर लेती हूँ। और क्या खाते हैं, कभी कभी मन करता है तो नमकीन भी खा लेती हूँ, मूंग दाल की नमकीन खा लेती हूँ और टोस्ट खा लेती हूँ कभी मन करता है तो। और क्या खाते हैं शाम को, बस पनीर। हाँ, पनीर खा लेते हैं कभी। और ये क्या नाम है, चना, राजमा। और हाँ, और जैसे कभी चाय नहीं पीनी होती है मुझे तो मतलब अल्टरनेट, एक डेली नहीं करती ऐसा, अल्टरनेट करती हूँ। चना, राजमा और मूंग की दाल, खड़ी मूंग की दाल रहती है, ये तीनों चीजें भिगो के रखती हूँ ना, तो शाम को उबाल के इसमें आधा नींबू और काला नमक डाल के वो खा लेती हूँ। पहले अच्छा मैं ये चीजें मॉर्निंग टाइम में खाया करती थी। चना, राजमा नहीं खाती थी, चना और मूंग की दाल ये चीजें मैं मॉर्निंग में खाया करती थी भीगी हुई। फिर खाते खाते एक ही चीज खाते खाते मन उब जाता है ना, तो अब उसको कर दिया मैंने चेंज। अब मॉर्निंग में भीगे हुए की जगह शाम को कर दिया है उबाल के नींबू नमक डाल के खाने वाला सिस्टम। तो शाम की टाइम वो खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद रात का डिनर, तो रात के डिनर में भी मैं सब्जी, रोटी, दही या फिर दाल हो तो दाल खा लेती हैं, दाल या फिर दलिया बना लेती हूँ, सारी सब्जियां डाल के खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, दलिया से और खिचड़ी से तो बहुत डाउन हो जाता है। और एक दिन तो मेरा मॉर्निंग टाइम में ही लो हो गया था, सुगर काफी ज्यादा 50 चला गया था, समझ लीजिए 51। और मुझे समझ में भी नहीं आया था क्योंकि सिम्पटम्स क्या थे वो लेटते टाइम समझ में नहीं आता है। अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं तो समझ में आएगा शुगर डाउन हो रहा है, बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, लेकिन लेटने में समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा बीपी हाई है। तो सिम्टम्स क्या थे शुगर लो के, मॉर्निंग टाइम में सो रही थी तब कि मतलब पूरा एकदम गर्मी होने लगी मुझे कि मैं उठ गई गर्मी से, और पूरी बॉडी एकदम पसीने से भीग चुकी थी और एकदम पूरे हाथ पैर सब ठंडे हो चुके थे। तो पहले मुझे लगा कि बीपी हाई है, पंखा चल रहा था तो हवा लग रही थी, मुझे लगा अभी ठीक होगा, नहीं ठीक हुआ। 15 मिनट बाद मैंने इनको जगाया, मैंने कहा मुझे लग रहा बीपी हाई है। इन्होंने जब चेक किया तो बीपी नॉर्मल। फिर ये बोले अच्छा शुगर चेक करते हैं, शुगर चेक किया तो 51। फिर जल्दी खाया पिया। आप लोगों को ये चीज पहले ब्लॉग में बताया जा चुका है, इससे पहले ब्लॉग में जाके देखिएगा, बताया था उसमें मैंने बताया है कि मतलब क्या क्या फिर मैंने खाया था फटाफट, वो भी मॉर्निंग में 4 बजे। तो इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और हमेशा इंसुलिन क्या होती है ना कि जितनी मॉर्निंग में हम लेते हैं खाली पेट, नाइट वाली कम डोज में लेनी पड़ती है, ताकि क्योंकि रात में तो हम लोग नहीं खाते हैं, रात में बस एक बार खाना खाया, कम से कम 10-12 घंटे गैप हो जाता है रात में, तो वो गैप लंबा हो जाता है और उस टाइम पे कुछ खाते नहीं, तो इसलिए जो नाइट वाला इंसुलिन डोज होता है वो कम होता है। अब तो ये रात में जब भी उठती है कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ कि खा ही लीजिए आप जैसे मैं वॉशरूम के लिए उठती हूँ रात में या कुछ भी, या पानी पीने के लिए उठती हूँ ना, तो कुछ खा के तब पानी पी के फिर दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि उस दिन से मुझे ये लगने लगा ना कि कहीं सोते सोते शुगर डाउन ना हो जाए। प्रेगनेंसी में अगर शुगर है तो समझिए कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि आपको ज्यादा बढ़ा भी नहीं चाहिए और ज्यादा कम भी हो जाए तो भी दिक्कत है, दो तरफ से है। अगर इंसुलिन चल रहा है वो कंट्रोल करेगा तो वो कभी कभी डाउन भी करेगा, ये तो कंफर्म रहता है। क्योंकि इससे पहली प्रेगनेंसी में भी इस बार तो इतना नहीं कभी डाउन होता है, मान लीजिए सिर्फ उस दिन मॉर्निंग में डाउन हो गया था, वरना इससे पहले जब था तो मेरा अक्सर डाउन हुआ करता था। पता चला खा पी के बैठी हूँ, घंटे भर बाद डाउन हो गया, ये हो जाया करता था पहले के टाइम में। तो अभी उतना नहीं, लेकिन तब भी ध्यान दोनों चीजों का रखना पड़ता है, बड़ा है तो भी या कम हो जाए तो वो भी। और पहला रिस्क तो बात यही हो गई। अब दूसरे रिस्क की बात की जाए तो होता है लो लाइंग प्लेसेंटा।
वो भी मेरा है। और क्या, इस टाइम पे कई लोगों का आ जाता है लो लाइन प्लेसेंटा, लेकिन टाइम के साथ ठीक भी हो जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा था, पर आफ्टर 15 डेज जब अल्ट्रासाउंड करवाया था मैंने, तो वो ऊपर मूव कर चुका था। लेकिन इस बार मैंने करवाया है आफ्टर 20 डेज पे, तो वो मूव अभी नहीं किया है और अभी भी लो लाइन है। तो उसमें क्या सावधानियां मैं रखती हूँ कि वैसे तो सावधानी तो यही है कि सबसे पहले मैं सीढ़ियां, तो तभी से जब मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है सीढ़ियां चढ़ना उतरना बंद कर देती हूँ बिल्कुल। और जब से ये लो लाइन का पता चला है तब से घर का आधा काम भी बंद कर दिया है मैंने। जैसे आधा काम क्या, झाड़ू वगैरह लगाना, झुक के कोई काम करना, पोछा लगाना, और क्या, तो इन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। और ज्यादा देर तक खड़े रहना, ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट कीजिए ताकि प्लेसेंटा मूव हो जाए। तो या नहीं भी होता है तो आपके लिए रिस्क के लिए कोई बात ना हो। हाँ, नहीं मूव होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें ताकि ब्लीडिंग वगैरह का चांसेस कम रहे, या ना ही हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ तो फिर प्रॉब्लम्स हैं ही, बीपी हाई, तो वो भी मैं दवा खाती हूँ। और बीपी हाई मेरा पिछले बेबी से होने लगा था, पहले नहीं था। तो बीपी हाई के लिए टैबलेट खाना पड़ता है। तो बीपी भी अपना रेगुलर चेक कीजिए, मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम चेक कीजिए दवा खा के, क्योंकि बीपी भी नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी हाई रिस्क होता है। उसमें पीआई वैल्यू कुछ बढ़ जाती है ना। और मेरा क्या कहते हैं, बीपी हाई की वजह से ही जो यूट्रिन आर्टरीज की पीआई वैल्यू थी ना, वो बहुत हाई थी। बहुत हाई नहीं थी, मतलब तब भी हाई थी 2.1 थी। फिर जब डॉक्टर से बात की, और पीआई हाई वैल्यू में क्या होता है ना कि बच्चे के पास ब्लड फ्लो कम हो पाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है, IUGR बेबी हो सकता है, मतलब प्रीक्लेम्सिया हो सकता है, तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा हो सकता है ये बीपी हाई की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो पहले एक टाइम जो बीपी की टेबलेट खाती थी, जब 2 टाइम कर दिया, 15 डेज बाद जाके चेक करवाया तो पीआई वैल्यू नॉर्मल आ गई थी, क्योंकि बीपी कंट्रोल हो गया था, इसी वजह से बताऊं। तो सभी लोग अपना बीपी कंट्रोल में रखें, क्योंकि बॉडी में कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो बच्चे पे इफेक्ट जरूर करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि मेरी प्रेगनेंसी जब इतना कुछ बता चुकी हूँ कि कितना हाई रिस्क है, तो यही सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना देती हैं। और क्या, तो आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिए, साथ में बेबी का रखिएगा। और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो उन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आपको केयर की बहुत जरूरत है, याद रखिएगा इस चीज को। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर कोई भी आप जानकारी देना चाहे तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो इन सब चीजों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग आपको बताने की, ऑन द स्पॉट बताने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। जैसा बहुत से लोग होते हैं कि कमेंट कर देते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन हमारी तरफ से आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अपने बारे में और आप लोगों के खुद के लिए आप लोगों को जागरूक कर सकूं। और मेरी खुद की प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है ये भी आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।